यह है यामोरी बाकुटो, जो आज तक का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था, जो सीधा डीमंस की पूरी आर्मी के सामने खड़ा था। इसी ने डीमन किंग की फौज को हरा के पूरे कॉन्टिनेंट को तबाही से बचाया था। बड़ी बैटल के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और अब फाइनली डेंजर खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसकी साथी अजीब सी शक्ल बना के आती है और अपना नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करने लगती है। उसी पल एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज होती है और अचानक से अटैक उसके अपने ही अलाइज की तरफ से आ जाता है और बस उसी सेकंड यामोरी को एक तेज स्टेक से बेदर्दी से छेद दिया जाता है, जो उसी इंसान ने मारा होता है जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। अपनी हीरोइक अचीवमेंट्स के बदले हमारे हीरो को मिलता है सबसे बड़ा रिवॉर्ड, अपने ही साथियों से बिट्रेयल। गुस्से से भरा हुआ चेहरा लेके वो ट्रेटर्स को घूरता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। जमीन पर पड़ा हुआ वो पूछता है कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया और कसम खाता है कि वो लोग इस बात को जिंदगी भर याद रखेंगे। अपनी आखिरी सांस के साथ चीखते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि वो सबको अपने साथ नीचे ले जाएगा। अचानक यामोरी होश में आता है और अनजान आवाजें उसका नाम बार बार पुकार रही होती है। एक लड़की उसके पास आती है, लेकिन उस बंदे के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि वो तो हमेशा के लिए मर जाना चाहिए था। इधर उधर देखते हुए उसे लगता है जैसे वो स्टूडेंट से घिर चुका है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती वो कहाँ है। पूरा कंफ्यूज हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि शायद वो सच में अंडरवर्ल्ड में ही पहुंच गया है। तभी एक बंदा उसका मजाक उड़ाता है, कह रहा होता है कि टेस्ट के बीच में भी बेहोश हो गया। दूसरा बंदा ताना मारता है कि अब इसे यंग मास्टर नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इसे क्लैन से निकाल दिया गया था। एक लड़की इन सब चीजों को इग्नोर करके किटाबा को बोलती है कि टेस्ट पे वापस ध्यान दे और एक नया रिकॉर्ड बना दे। किटाबा स्मग स्माइल के साथ पीछे मुड़ता है और पूरी अकड़ के साथ लड़की की बात मान लेता है। टीचर सबको बुलाती है कि टेस्ट कंटिन्यू करो और उसी वक्त हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में यादें फ्लड होने लगती है। इन सबके सामने उसे रियलाइज होता है कि अब वो अपनी दुनिया में नहीं है और इसी नाम वाले एक लड़की के बॉडी में रिबॉर्न हो चुका है। अपनी यादों से उसे पता चलता है कि वो एक पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन पेरेंट्स के मरने के बाद उसे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। ये सब जान के वो शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में दोबारा जिंदगी मिली होती है। आगे देखते हुए उसे लगता है कि इस दुनिया के लोग अपनी इनर एनर्जी को कल्टीवेट करना ही नहीं जानते। यहाँ हवा में एक स्पेशल पावर होती है जिसे ची कहते हैं, लेकिन कोई भी उसे अपने फायदे के लिए यूज करना ही नहीं जानता। भले ही ये फेंट हो, हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आसपास की ची की हल्की सी प्रेजेंस महसूस कर सकता है और अपनी पिछली जिंदगी की वजह से उसे बिल्कुल पता होता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का सही तरीका क्या है। इसलिए वो प्रैक्टिस शुरू करता है और रियलाइज करता है कि वो इस पावर से अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जैसे जैसे उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है उसे याद आता है कि एक असली कल्टीवेटर होने का मतलब क्या होता है। बस इतनी सी कल्टीवेशन पावर ही उसके बंद पड़े मेरिडियन को क्लियर करने के लिए काफी होती है। अपनी पावर अवेकन होने के बाद वो कसम खाता है कि जैसे ही अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पाएगा वो अपने कॉन्टिनेंट में लौट जाएगा। उसके बाद से उसका मेन गोल सिर्फ एक ही होता है, उन सब ट्रेडर्स से बदला लेना जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था उसके। लेकिन फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर होती है और उसे धीरे धीरे लेवल अप करना पड़ेगा। सिचुएशन को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि टेस्ट का यूज करके अपनी बॉडी के चेंजेस और नई एबिलिटीज को एक्सेस करेगा। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्रुप के पास जाता है और टीचर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। वो कंफर्म करता है कि वो ठीक है और होने वाली 100 मीटर डैश में पार्टिसिपेट करेगा। एक बुली हंसने लगता है और पॉइंट आउट करता है कि नेक्स्ट किटाबा है, जो स्कूल का रिकॉर्ड होल्डर है और पहले से ही कॉलेज में सिलेक्ट हो चुका है। किटाबा और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाते हैं, कह रहे होते हैं कि इस बंदे में अब बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन सबको इग्नोर करता है, सोचते हुए कि अभी वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज कल्टीवेशन पर ही है, लेकिन एक कल्टीवेटर की बॉडी नॉर्मल इंसान के बॉडी से कहीं ज्यादा पोटेंशियल रखती है। बुली फिर से ताना मारता है, बोलता है कि वो एक रिकॉर्ड होल्डर के सामने जा रहा है और किसी और ने तो रेस करने का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनके कमेंट्स को इग्नोर करते हुए यामोरी और किटाबा स्टार्टिंग लाइन पर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। दोनों रेडी होते हैं, ऑफिशियल फाइनल कमांड देता है और दोनों अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किटाबा तेजी से आगे बढ़ जाता है जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा रहता है, एक भी मसल मूव नहीं करता। वो 1 सेकंड तक वही खड़ा रहता है, चेहरे पर हल्की सी स्मग के साथ, और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देख के बुली हंसने लगते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये बंदा इतना लूजर है कि हिल भी नहीं पा रहा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सिर्फ 3 सेकेंड ही जीतने के लिए काफी है उसके लिए, और उसके तुरंत बाद ही वो तेज स्पीड से आगे निकलता है, सबको पीछे छोड़ता हुआ। ये देख के बुली के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाते वो क्या देख रहे हैं। टीचर भी पूरी तरह से स्टन हो जाती है क्योंकि कल्टीवेटर्स का होना इस दुनिया का कॉमन सेंस को पूरी तरह से तोड़ देता है।
यही से वो आसानी से किटाबा को पीछे छोड़ देता है, असली स्ट्रेंथ दिखाता हुआ जो इंसान की लिमिट से काफी ऊपर होती है। और बस यूं ही वो अपने ओपोनेंट से काफी पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है, सबको हक्का बक्का छोड़ते हुए। इसी बीच किटाबा अभी भी भाग रहा होता है, दिमाग सुन पड़ चुका होता है जब उसे दिखता है कि वो कितना पीछे रह गया है। ये देख के सब लोग उस बंदे की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस से पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। एक कल्टीवेटर और नॉर्मल इंसान के बीच डिफरेंस बिल्कुल मॉडर्न ह्यूमन और प्रिमिटिव लोगो जैसा होता है। सीधी बात में बताना चाहो तो उनकी पावर के बीच का गैप आसमान और जमीन जितना बड़ा होता है। टीचर जब टाइम देखती है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि टाइमिंग होती है 9.88 सेकेंड्स, एक नया रिकॉर्ड। इसी वजह से किटाबा घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह बेइज्जती और हार पर यकीन न कर पाने के साथ। यूं ही हरा हुआ बंदा जमीन पर पड़ा होता है, ठंडे पसीने में चिल्लाता हुआ कि ये इम्पॉसिबल है। इसी बीच यामोरी नोटिस करता है कि उसकी नई बॉडी परफेक्ट फिजिकल एप्टीट्यूड के साथ आई है और वो तभी अपने राइवल को घूरता है और कसम खाता है कि सबको दिखाएगा कि वो फिर से टॉप तक पहुंच सकता है। टेस्ट खत्म होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट वॉशरूम जाता है अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचने के लिए। वो सोचता है कि कल्टीवेशन की 11th स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे स्पेशल रेमेडीज का यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे टेंशन होती है क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है। अपना फोन देखकर उसे रियलाइज होता है कि प्रीवियस ओनर के पैसे किसी काम के नहीं। तभी वो सोचता है कि तलिस्मान बना के बेचने का आइडिया ट्राई करे ताकि थोड़े से पैसे जमा हो सके, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 होते हैं जिससे वो सबसे सस्ता मटेरियल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी वक्त एक बंदा वॉशरूम के दरवाजे पर आता है और हमारे हीरो को घूरने लगता है। इसके तुरंत बाद ही पुलिस का एक ग्रुप आ जाता है और यामोरी को घेर लेता है मॉकिंग स्पर्क के साथ। हारू ओसाकी बोलता है कि वो इस महीने की प्रोटेक्शन फी थोड़ी जल्दी कलेक्ट करेगा और कामा भी उसके साथ होता है। यामोरी को उनको देख के याद आता है कि इस बॉडी का प्रीवियस ओनर स्कूल में हमेशा से इनसे पीटता रहता है। इसी वजह से किटाबा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हारू को ही सब हैंडल करने देता है। बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन आगे आता है और बोलता है कि इस जैसे लूजर से निपटने का कोई बड़ी बात नहीं, और फिर वो आगे बढ़ता है पंच के लिए रेडी होते हुए, सोचता है कि एक ही हिट में काफी है। अटैक का सामना करते हुए बंदा सोचता है कि पुराना यामोरी तो बस आंखें बंद करके मार खा लेता, लेकिन अब चीजें अलग है और हमारा प्रोटैगनिस्ट पलट के लड़ने के लिए रेडी है। वो आसानी से पंच पकड़ लेता है, अटैकर को पूरी तरह से शॉक करते हुए। एक कल्टीवेटर की नजरिए से बॉक्सिंग कैप्टन सिर्फ एक और कमजोर नॉर्मल इंसान ही होता है। फिर यामोरी काउंटर अटैक करता है, पहले लैकी को एक तेज किक मारते हुए और वो दूसरे गुन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच जड़ देता है। किटाबा और उसके दोस्त मुंह खोल के देखते रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही यामोरी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ठंडी नजर से उन दोनों को देखता है और पूछता है कि क्या वो डर गए हैं, पर उनके रिएक्ट करने से पहले ही वो बचे हुए दो बुलिस के हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उनके हाथ जोर से दबा देता है, अपनी ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी दिखाते हुए। दोनों गुंज दर्द से चिल्लाने लगता है, भीख मांगते हुए कि उन्हें छोड़ दो। यामोरी सिर्फ मुस्कुराता है और बोलता है कि इतना कोल्ड मत बनो, मजा तो अब शुरू हुआ है। दर्द के मारे वो मान लेते हैं कि उनसे गलती हो गई और उसे सब रोकने के लिए बोलते हैं। सिचुएशन को देखते हुए हमारा हीरो एक ही मूव में दोनों को जमीन पर फेंक देता है। किटाबा जमीन पर पड़ा रहता है, मर्सी के लिए भीख मांगता हुआ, पूरी तरह से डरा हुआ। इसी बीच हारू चुपचाप उठता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यामोरी चिल्लाता है कि वो उसे भागने नहीं देगा और पीछे पड़ जाता है उसके, और एक खतरनाक पंच के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सीधा हारू के चेहरे पर हिट मार देता है। इसी वजह से वो बुली सीधा लॉकर में जाकर गिरता है सर के बल। अटैकर जमीन पर पड़ा होता है, बुरी तरह से इंजर्ड और उठने के हाल में भी नहीं होता। फिर हमारे हीरो से वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम चीजें इतनी आसान नहीं होंगी उसके लिए। पूरा डरा हुआ किटाबा को लगता है कि ये बंदा तो एक मॉन्स्टर बन गया है। बाकी गुंज भी कांपने लगते और यामोरी से भीख मांगते कि वो पास भी ना आए उसके। यामोरी ठंडी नजर से उन्हें देखता है और बोलता है कि जो कुछ उसका है सब वापस करो। बंदे कंफ्यूज हो जाते और पूछते कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वो याद दिलाता है कि उन्होंने उससे चीजें चुराई थी और वो सब लोग मान जाते हैं सब वापस देने के लिए। फिर सब मिलके हारू को नर्स के ऑफिस ले जाते हैं और यामोरी जानता है कि ये सब लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो सोचता है कि स्कूल एक बड़ी न्यूसेंस है उसके लिए और डिसाइड करता है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो छोड़ देगा। अच्छी बात यह होती कि उसे वो पैसे वापस मिल जाते जो पुलिस ने चुराए थे उससे, और इसी कैश के साथ वो फाइनली मटेरियल्स खरीद सकता है और अपने रिवेंज की पहली सीढ़ी रख सकता है। पैसे हाथ में होते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट खरीदते हुए मटेरियल्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आइटम्स में चैनल करता है और मिस्टिकल इफेक्ट्स वाले टेलिस्मैन बनाता है। फोकस एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी क्रिएशन प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए तैयारी करता है।
उसके बाद वो कंप्लीट हो चुके तलिस्मन्स उठाता है जो रंग बिरंगी कार्ड जैसे दिखाई देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, सोचते हुए कि इन्हें बेच के वो फाइनली अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा। पर 3 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन हमारा हीरो अपना एक भी तलिस्मान बेच नहीं पाता। लोग उन आइटम्स को शक की नजर से देखते हैं और खरीदने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते। सिचुएशन देखकर एक भी चीज ना बिकने की वजह से वो काफी डिस्करेज होता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक भौंकने की आवाज आती है और उसका ध्यान उधर चला जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट देखता है कि एक छोटा सा डॉग पूरी तरह से इंजर्ड उसकी तरफ भागता आ